हेलो बच्चों, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, तो आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज आपका डे 3 है। ये हिंदी मीडियम का वीडियो है। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इंग्लिश मीडियम का डे 3 अलग से देख सकते हैं। देखिए बच्चों, जो मैंने बच्चे पढ़ाए उनकी अगर आप कुछ रैंक देखो तो ये मेरे कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट है। जो टॉप लेवल के रैंक आई है वो आप देख सकते हो। इन रैंक का क्या मतलब है आप भी जानते हो। इसके अलावा अगर देखें 2017 का रिजल्ट आपके सामने होगा, तो देखिए फिर से टॉप लेवल का रिजल्ट। और 2018 का रिजल्ट देखोगे तो एक पेज तो ये है और दूसरा पेज अलग से है। ये रहा पेज, दो पेज है। 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन। इसके अलावा 2019 में 156 गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी। ये यूट्यूब पे डाले हुए सारे वीडियो हैं। इसका मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें हर बच्चे ने अपने आप लाइव आकर बोला है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसका रैंक क्या रहा। सो ये आप सब यूट्यूब पे देख सकते हो। सब यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है ताकि हर बच्चे को विश्वास हो कि जो इस चैनल पर पढ़ाया जाता है ना बेटा, वो बिल्कुल उस तरीके से पढ़ाया जाता है जिस हिसाब से पॉलिटेक्निक का एग्जाम है। सो हम तैयारी कैसे करें बच्चों? इसके एग्जाम की तैयारी करने का मेन तरीका है पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि आप भी जानते हो यहाँ एमसीक्यू आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो हमें किसी चीज का डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना होता। तो क्यों ना हम चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट समझें और पॉइंट टू पॉइंट याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे 3 पहले पॉइंट से। देखिए इसमें एक वैज्ञानिक का नाम दिया डेमोक्रिटस। वैसे देखो बहुत कुछ लिखा हुआ है, प्राचीन ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। दो वैज्ञानिक का नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम पदार्थ को बांटते जाएं तो आगे एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जिस पर पदार्थों को नहीं बांटा जा सकता। अब ये तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें इतनी बात याद नहीं करनी। आपको सिर्फ इतनी बात याद करनी है कि वो डेमोक्रिटस पहला आदमी था या ल्यूसिपस, ऑप्शन में डिपेंड करता है। वैसे डेमोक्रिटस पहला ऑप्शन होगा आपका, तो डेमोक्रिटस ही टिक करना, क्योंकि गूगल पे डेमोक्रिटस नाम ही लिखा हुआ है। तो बच्चों डेमोक्रिटस पहला व्यक्ति था जिसने परमाणु वर्ड का इस्तेमाल किया था, एटम वर्ड का इस्तेमाल किया था। याद रखोगे? ये सब नहीं याद करना आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो बता रहा हूं केवल वो चीज याद करनी है। क्लियर है? तो डेमोक्रिटस पहला व्यक्ति था जिसने परमाणु शब्द की खोज की थी, जिसने परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया था। और उसने कहा था परमाणु का मतलब होता है जब हम किसी पदार्थ को बांटते जाते हैं ना, तो हमें ऐसी अवस्था पर आ जाते हैं जब एक ऐसी अवस्था बन जाती है जब उस पदार्थ को और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। उसी का नाम इन्होंने एटम रखा था। तो एटम वर्ड की सबसे पहली डेफिनेशन डेमोक्रिटस के बुक में मिलती है। तो डेमोक्रिटस एंड एटम, ये दो वर्ड याद रखना, केवल इतना याद रखना, ठीक है? ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखते हैं, लवाइजिए एंड प्रॉस्ट। ये दो वैज्ञानिक है, लवाइजिए एंड प्रॉस्ट, ये दो वैज्ञानिक है। इन दोनों ने मिलकर एक रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे। अब रासायनिक संयोजन के नियम में बेटा 3 नियम आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 नियम है। कौन कौन से? एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो लवाइजिए एंड प्रॉस्ट आपसे पूछेगा कि रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया, तो आप लिखोगे लवाइजिए एंड प्रॉस्ट, ऑप्शन पर टिक कर दोगे। फिर आपसे पूछ सकता है कि रासायनिक संयोजन के नियम में कौन कौन से नियम आते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। एक नियम और मैं बता देता हूं, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल वाला भी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए 2 याद रखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट आते बच्चों, ये स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नाश। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी रासायनिक, जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा और ना ही द्रव्यमान घटेगा। तो ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है, ना तो द्रव्यमान बढ़ता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, ना ही घटता है। ऐसा कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि द्रव्यमान ना तो बढ़ेगा ना कभी घटेगा। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट पे आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक जैसे पानी हो गया, उसमें तत्व जो होते हैं वो सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं। किसी भी यौगिक में, जैसे पानी एक यौगिक है, जल एक यौगिक है, इसमें 2 तत्व हैं बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यौगिक में जो तत्व होते हैं, तत्व कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 तत्व हैं।
इनका एक निश्चित अनुपात होता है। तो प्रत्येक यौगिक में तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। फॉर एग्जाम्पल पानी में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका अनुपात बेटा फिक्स होता है 1:8। और आप एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करो, मैंने जो यूट्यूब पे डाल रखा है, आपको वो भी मिलेगा कि ये भी एग्जाम में आ चुका है। उन्होंने ये पूछा था कि जल का जो तत्वों का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो 1:8। सर क्या सबके याद करने पड़ेंगे? नहीं, इसको बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे हम द्रव्यमान को जो उनका रेशियो है वो फाइंड कर सकते हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ, तो इनका रेशियो होता है 3:8। क्लियर हो गया? पानी में H2O का रेशियो होता है 1:8 और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 3:8। तो यही डेफिनेशन क्या है कि यौगिक में, ये जो यौगिक है, जल एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, इसमें जो तत्व होते हैं बेटा उनका एक निश्चित अनुपात होता है, फिक्स रेशियो होता है। तो ये रेशियो हम किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। और आप चाहो तो अलग से मेरे से कमेंट करके पूछ भी सकते हो कि किसी चीज का रेशियो आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ऐसे ही डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, आप सबने डाल्टन नाम वर्ड सुना होगा। इनके परमाणु सिद्धांत को सबसे अच्छा माना जाता था, एक समय ऐसा था। तो इन्होंने एक पूरी बुक लिख रखी है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, और 1908 में इनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। हालांकि बाद में डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत थे वो गलत साबित हुए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी ना बेटा, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, चीजें नई समझ में आने लगी, नई नई चीजें आने लगी, तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया। हालांकि तब तक वो जिंदा नहीं थे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत फेमस हुआ। अब इनकी तो पूरी बुक है, तो पूरी बुक थोड़ी पढ़ोगे। इनकी मेन बात क्या थी, वो ये थी कि जो सभी पदार्थ हैं, दुनिया के जितने भी पदार्थ होते हैं, इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ होते हैं, वो सब परमाणु से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से। तो आपको इतनी बात याद रखनी है बस कि डाल्टन ने क्या कहा था कि सभी पदार्थ परमाणु से बनते हैं। खत्म हो गई बात। और इससे ज्यादा, यानी पूरी बुक जो डाल्टन ने लिखी उसका एक छोटा सा 2 वर्ड का समरी है कि सभी पदार्थ परमाणु से बनते हैं। खत्म हो गया। और आपके एग्जाम के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। बताइए बेटा, किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या होता है? आंसर दोगे परमाणु। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण किसे मानते हैं? परमाणु को। याद रखोगे, क्योंकि सभी पदार्थों का निर्माण परमाणु से होता है। सभी पदार्थों का निर्माण, आपसे देखो ऐसे पूछा जाएगा, तत्व का सबसे छोटा कण होता है, ऑप्शन परमाणु, अणु, आयन, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है बेटा वो परमाणु होता है, और सभी पदार्थों का निर्माण भी परमाणु से होता है। अभी प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करो, इसमें कितनी बार आ चुका है कि परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापते हैं? बच्चों, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। याद रखिएगा, परमाणु की त्रिज्या को, परमाणु की जो रेडियस होती है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, तो एटॉमिक रेडियस को हम किस में मापते हैं? तो बच्चों, एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में मापते हैं। नैनोमीटर में इसको काउंट करते हैं। तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है? 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 1/10⁹ मीटर। 2 बातें याद हो गई। परमाणु की त्रिज्या किस में मापी जाती है? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है? 1/10⁹ मीटर। ये 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है। सब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान। अब परमाणुओं का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? सभी परमाणु का, किसी परमाणु का मुझे द्रव्यमान निकालना है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, इनका मुझे द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? तो बच्चों, सभी परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 से निकलता है। कार्बन 12। अभी सर जी, कार्बन 12 क्या होता है? कार्बन एक तत्व है जो आइडियल माना जाता है, क्योंकि दुनिया के ब्रह्मांड में हर चीज में कार्बन थोड़ी मात्रा में जरूर पाई जाती है। अब कार्बन 12 क्या है? 12 का मतलब है कार्बन का एटॉमिक मास। कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। तो किसी भी परमाणु का जब द्रव्यमान निकालते हैं बच्चों, तो वो कार्बन 12 के परमाणु पर कार्बन 12 से फाइंड करते हैं। तो आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है कि परमाणुओं का द्रव्यमान निम्नलिखित में से किससे नापी जाती है, किससे मापी जाती है, किससे फाइंड की जाती है? तो आंसर दोगे कार्बन 12। अब कैसे की जाती है, इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कार्बन 12 समस्थानिकों के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को
परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। अब इतनी बड़ी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए बेटा, एक हम ले आए तरबूज, वाटरमेलन, जानते हो आप लोग। आप समझिए तरबूज जो है वो एक परमाणु है। अब उस तरबूज को 12 बराबर हिस्से कर लिए, 12 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 12 हिस्से बिल्कुल बराबर, मशीन से करा, नाप के करा, एक जैसा 12 हिस्से कर लिए। फिर उनमें से 12 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने नाप लिया। वो जो एक हिस्से का नाप है वो उस तरबूज का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ऐसे ही किसी भी परमाणु में अगर मुझे उसका द्रव्यमान निकालना है तो उसका 1/12वें भाग। अब 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था, कार्बन 12 से निकाल जाती है परमाणु द्रव्यमान, और कार्बन का मास 12 होता है और दुनिया के हर चीज में कार्बन जरूर पाई जाती है। इसलिए बच्चों, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं? 1/12वें भाग से। 12 क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है और कार्बन आइडियल एलिमेंट होता है जो ब्रह्मांड में हर चीज में लगभग पाई जाती है। समझ में आ गया आपको? तो 1/12वां भाग याद रखना, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए 1/12वें भाग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब यहां पे परमाणु खत्म हो गया। अब परमाणु के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, परमाणु पाए जाते हैं स्वतंत्र अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, इस टाइप का कोई भी ऑप्शन दे देगा तो परमाणु जो होते हैं वो अधिकतर स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। याद रखोगे? तो सर जी कहां पाए जाते हैं? बच्चों, परमाणु दो चीजों में पाई जाती है। एक पाई जाती है अणु में और एक पाई जाती है आयन में। परमाणु दो जगह पाया जाता है, एक अणु में और एक आयन में। याद रखोगे? परमाणु का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता, ये दो जगह ही पाई जाती है, एक अणु में और एक आयन में। अब ये अणु क्या होता है और आयन क्या होता है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे अणु के बारे में और फिर जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम डिस्कस करेंगे आयन के बारे में। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? अणु। अब ये अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक समान या भिन्न तत्वों के परमाणु के एक दूसरे से जुड़ने पर बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक जब परमाणु मिल जाएंगे, दो या दो से अधिक जब परमाणु मिलेंगे, पर इतनी बात है, ये देखो, केवल ये चीज और ये चीज आपको याद करनी है। ये सब कुछ याद नहीं करना। क्यों याद करोगे? क्यों टाइम वेस्ट करोगे? केवल इतना याद करोगे कि दो या दो से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं बच्चों तो वो क्या बन जाते हैं? वो अणु बन जाते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है कि परमाणु, आपने जो अणु पढ़ा है उस अणु के प्रकार बताइए। तो बेटा, अणु दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहले मैं आपको परमाणु खत्म हुआ, बिल्कुल चैप्टर को बच्चे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और लिंक वाइज पढ़ना है। रैंक क्यों आ रही है हमारे बच्चों की? इसलिए आ रही है क्योंकि उनको पढ़ाया पॉइंट टू पॉइंट और लाइन वाइज है। ये नहीं कि कहीं से परमाणु आ गया, कभी अणु आ गया, कुछ कहीं से नहीं, तरीके से पढ़ो। परमाणु खत्म, फिर आपको पता है परमाणु दो पार्ट होते हैं, अणु, आयन। अब पहले अणु पढ़ेंगे, सब कुछ अणु के बारे में जो भी प्रीवियस में आ चुके हो, फिर वो खत्म होगा तब आयन स्टार्ट करेंगे। तो अणु पढ़ लिया, दो या दो से अधिक परमाणु। अब अणु के प्रकार। अणु बच्चे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के अणु होती है। एक होता है तत्वों के अणु और एक होता है यौगिकों के अणु। याद रखोगे? अणु दो प्रकार की होती है, एक होता है तत्वों के अणु और एक होता है यौगिकों के अणु। अब ये तत्वों के अणु क्या होता है? तत्वों के अणु होते हैं जिसमें एक परमाणु, देखो जैसे हाइड्रोजन जिसमें एक ही तत्व है, क्लोरीन केवल क्लोरीन है, ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन है, ब्रोमीन केवल ब्रोमीन है, आयोडीन केवल आयोडीन है। तो जब एक एलिमेंट हो, एक तत्व हो तो उसे बोलते हैं तत्वों के अणु, और जब एक से ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं यौगिकों अणु। यहां देखो दो है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, देखो ना दो है ना यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो दो हो गए ना, तो इन्हें बोलते हैं यौगिकों अणु। अब यहां देखो, यहां भी दो है, NH3, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, तो दो हो गए ना, दो है तो इसलिए यौगिकों अणु। ऐसे देखो यहां भी दो है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, तो दो या दो से ज्यादा हो तो यौगिकों अणु, और बेटा अगर सिंगल हो तो वो तत्वों के अणु। अगर आप सिंगल हो तो तत्वों के अणु लिखोगे, और अगर दो या दो से ज्यादा हो तो बेटा यौगिकों के अणु होंगे। क्लियर हो गया? तत्वों के अणु जिसमें केवल सिंगल होता है और यौगिकों अणु जिसमें दो या दो से ज्यादा होता है। तो आपसे क्या पूछेगा? आपको क्या लगता है? ये पूछेगा तत्वों के अणु क्या होता है? नहीं,
आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के अणु है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो तत्वों का अणु याद रखना सिंगल, जिसमें सिंगल हो, बैचलर हो, बेचारे की शादी ना हुई हो अभी, और यौगिकों का अणु जो समझ गए होंगे आप, ऐसे याद कर लो। ठीक है भाई, ऐसे याद हो सकता है तो ऐसे याद कर लो। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन इनमें बैचलर है, कौन किसकी शादी हो चुका है, कौन निपट गया शादी करके, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का अणु है, या पूछेंगे निम्न में से कौन सा यौगिकों के अणु है, तो बेटा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर आपके अणु खत्म हो गए, अब आएंगे बेटा आयन। अब भाई आयन क्या होता है? आयन होता है बेटा आवेशित कण। क्या होता है? आवेशित कण। जिन कणों को आवेशित किया जाता है वो आयन बन जाते हैं। और आवेशित कण दो प्रकार के होते हैं, या आयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋणात्मक आयन और एक होता है धनात्मक आयन। आप सबने सुना होगा कैटाइन एनाइन, ये वर्ड सुना होगा। कैटाइन इसके लिए यूज होता है, एनाइन इसके लिए यूज होता है। कैटाइन धनात्मक के लिए और एनाइन ऋणात्मक के लिए। तो आयन, तीन बातें मैंने आपको बताया। आयन आवेशित कण होता है, ये दो प्रकार की होती है, ऋणात्मक और धनात्मक। अच्छा चलो मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। आप सबके घर में टीवी है, टीवी का रिमोट देखो, रिमोट के अंदर जो बैटरी है आप निकाल के देखो उसमें क्या लिखा होता है। आप सब जानते हो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? कभी सोचा आपने? वो इसलिए लिखा होता है बच्चे क्योंकि बैटरी आवेशित कणों से बना होता है। बैटरी जो होता है आवेशित कणों से बना होता है। तभी तो मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो, क्या बोलते हो? मोबाइल चार्ज कर दो। इंग्लिश में क्या बोलोगे उसको? आवेशित को चार्ज पार्टिकल्स। आप बोलते हो ना बैटरी चार्ज कर दो, तो चार्ज कर रहे हो ना आप उसे, आवेशित कर रहे हो। तो आयन दो प्रकार, आयन का मतलब होता है आवेशित कण, और ये दो प्रकार की होती है, ऋणात्मक और धनात्मक। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं धातु की। जितने भी धातु होते हैं बच्चों, जितने भी धातु होते हैं वो धनात्मक होते हैं। कौन होते हैं? धनात्मक। धातु सारे के सारे धनात्मक होते हैं, और जितने भी अधातु होते हैं वो बच्चों ऋणात्मक होते हैं। याद रहेगा, आयन दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक धनात्मक। धातु धनात्मक होता है, अधातु ऋणात्मक होता है। सिंपल, धातु धनात्मक, ध से धातु, ध से धनात्मक, ध से धनुष। बचपन से याद कर रहे हो, ध से धनुष है ना, मैडम ने पीट पीट के याद कराया था, तो वही याद कर लो, ध से धनुष, ध से धातु, ध से धनात्मक। और अधातु जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, धातु याद हो जाएगा तो याद रहेगा, तो अधातु ऋणात्मक ही होंगे। अब बात करते हैं बच्चे संयोजकता क्या होती है, संयोजकता किसे कहते हैं? तो तत्व की संयोजन क्षमता, तत्व की संयोजन क्षमता। संयोजन क्षमता मतलब जोड़ने की क्षमता। बच्चों अलग अलग तत्वों की जोड़ने की पावर अलग अलग होती है। हाइड्रोजन की जोड़ने की पावर बहुत कम होती है, ऑक्सीजन की जोड़ने की पावर उससे ज्यादा होती है, कार्बन की तो जोड़ने की पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही जोड़ने की पावर है। ये बिल्कुल शाहरुख खान की तरह है, हर किसी के साथ मूवी बना लेता है। तो जिसकी संयोजन पावर ज्यादा है तो उसको संयोजकता कहते हैं। तत्व की संयोजन क्षमता, तत्व जब किसी और के साथ जुड़ सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है किसी और के साथ जुड़ने की, उसकी संयोजकता कहलाती है। याद हो गया? तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे सामान्य आणविक तथा आयनिक यौगिक जो भिन्न तत्वों से मिलकर बने हैं उन्हें द्विअंगी यौगिक कहते हैं। अब ये द्विअंगी यौगिक क्यों होते हैं? द्विअंगी यौगिक नाम ही है द्विअंग, जिसके दो अंग होंगे। बताओ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है। आजकल तो 6th क्लास के बच्चा बता देते थे कि सर जी वाटर का फॉर्मूला H2O। बच्चा बच्चा जानता है H2O। तो उसमें दो चीज है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसलिए वो द्विअंगी है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। तो C है, ऑक्सीजन है, उसे भी द्विअंगी बोलेंगे। तो जिसमें दो एलिमेंट होंगे बच्चों उसे क्या बोलेंगे? द्विअंगी यौगिक। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ तत्वों के परमाणु प्रतीक लिखने हैं बेटा। प्रतीक अब मैं बताता हूं प्रतीक क्या है। मॉडर्न सिंबल, यहां पर मेरे पास सभी एलिमेंट के बेटा नहीं है, कुछ एलिमेंट के सिंबल है। देखो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, यहां पर क्या है कि मेरे पे कुछ तत्वों के एलिमेंट के सिंबल हैं। अगर आपको पूरा सिंबल टेबल, क्योंकि इतिहास गवाह है, किसी भी बच्चे से पूछ लेना, इतिहास गवाह है, आज तक पॉलिटेक्निक का ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसके अंदर इन तत्वों के सिंबल ना आया हो। एक क्वेश्चन तो कम से कम आता ही है कि इसका सिंबल क्या है। जैसे आपको दे देगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, तो बड़ा सिंपल है O, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पूछता। पूछता ऐसे है
जो थोड़ा सा हार्ड हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर। तो अगर ये पूरा टेबल आपको जानना है तो मैं आप सबसे सलाह दूंगा कि एक बार इंग्लिश मीडियम की वीडियो चले जाओ, लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ बेटा, कोई बात नहीं, उस पर क्लिक कर लो, उसमें पूरा टेबल है, कंप्लीट टेबल है, वहां से ले लो, वहां से पूरा टेबल उठा लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। उनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा बेटा, एक क्वेश्चन आपको बहुत आगे पहुंचा देता है। ये आपकी गलतफहमी है कि एक क्वेश्चन से क्या होगा, एक क्वेश्चन बहुत बच्चों की रैंक से आपको आगे पहुंचा देता है। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा पहली गलती हो गई बेटा, हिंदी में आपको पता है टाइपिंग बड़ा मिस्टेक होता है, मैं अपने हाथों से टाइप करता हूं बेटा आपके लिए, बहुत मेहनत से, टाइपिंग आती नहीं है मुझे, फिर भी कोशिश करता हूं कि आपको पूरे अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करूं। बेटा आर्गन आएगा यहाँ, आर्गन का सूत्र क्या होता है बेटा, AR, हीलियम, हीलियम का HE, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O, मुझे लगता है सबको आता होगा, हाइड्रोजन का H, ये भी शायद सबको आता होगा, नाइट्रोजन N, क्लोरीन Cl, फास्फोरस P, यहां गलती होती है, तो फास्फोरस का P, क्योंकि ऑप्शन पता है क्या देते हैं, फास्फोरस, अब ऑप्शन देते हैं P, F, अब बच्चा वहां कंफ्यूज कि P लगाओ या F लगाओ, तो फास्फोरस का बेटा P होता है, सल्फर का S, इसमें गलती होती है, सोडियम, सोडियम का होता है Na, ऑप्शन देते हैं सोडियम का Na भी देते हैं, SO भी दे देते हैं, बच्चा कंफ्यूज, उन्हें पता है ना, जो बच्चा नहीं पढ़ के आया, जो हमसे नहीं जुड़ा, जिस बच्चे ने याद नहीं करी, उसे वो तो SO लगाएगा, सोडियम का Na। ऐसे आयरन में गलती होती है, आयरन का होता है Fe, ऑप्शन दे देते हैं I, बच्चा I लगा के आता है, एल्यूमिनियम का याद हो जाएगा Al, सिंपल है, कॉपर का Cu, ये भी सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। एक चीज, पूरा टेबल आप याद कर लेना, पूरा टेबल बेटा इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, तो प्लीज इतना काम कर लेना कि इंग्लिश मीडियम के जाके टेबल उतार लेना, उसमें सब कुछ है। ठीक है, अच्छा, एक चीज आपने देखा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप इस टेबल पे ध्यान दिया आपने, ये एक परमाणुकता, एक परमाणुकता क्या होता है बच्चों, एक परमाणुकता होता है जिसमें एक परमाणु, इन दोनों में केवल एक परमाणु, जिनमें एक परमाणु होता है वो एक परमाणुकता होता है। जिसमें दो परमाणु होते हैं, जैसे अब देखा होगा ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं, हमेशा O2 करके लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2, तो द्विपरमाणुकता। ठीक है, क्योंकि इनमें दो परमाणु होते हैं। ऐसे ही आप देख लो, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, टेट्रा, टेट्रा होता है बेटा चार, जिसमें चार परमाणु हो। ठीक है, जिनके अंदर चार परमाणु होने टेट्रा बोलते हैं। और एक क्या लिखा हुआ है, पॉली परमाणु, पॉली वो होता है जिसके अंदर चार से ज्यादा हो। पता है सल्फर में कितने होते हैं बेटा, सल्फर में 8 परमाणु होते हैं, इसलिए इसको होते हैं पॉली परमाणु। तो एक परमाणु वाले को, द्विपरमाणुकता 2 को, एक होता है त्रिपरमाणुकता, यहां नहीं है, त्रिपरमाणुकता 3 वाले को, 4 परमाणुकता को आपको बताया था टेट्रा, 4 वाले को क्या बोलते हैं टेट्रा, और 4 से ज्यादा वाले को पॉली। ठीक है, तो इसलिए टेबल दिया हुआ है कि आप कंफ्यूज ना हो, कभी एग्जाम में आ जाए तो ये मत कहना कि सेवा में श्रीमान हमने तो पढ़ाया नहीं, हमें तो पता नहीं, इसलिए आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। जी हां, अगर ये टेबल नहीं आया तो ये क्वेश्चन तो आया ही आया, आप उठाकर देख लो, ये जो मैंने आपको दे रखा है ना बेटा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप चले जाओ, मैं कहता हूं कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो करो, शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करो। जरूरी नहीं है कि आप मेरे यूट्यूब से जुड़ो, किसी से भी जुड़ जाओ और उसके सारे वीडियो देखो, सारे पॉइंट नोट करो और बिल्कुल लग के तैयारी करो, क्योंकि एट द एंड आपका रैंक आना चाहिए, आपके जो सफलता है वो आपको हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आणविक द्रव्यमान ना आया हो। और ये आणविक द्रव्यमान होता क्या है, आणविक द्रव्यमान का सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है, परमाणु के द्रव्यमानों का योग, परमाणु के द्रव्यमानों का योग। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो एग्जाम में आता है, आज तक डेफिनेशन कभी नहीं पूछी कि आणविक द्रव्यमान क्या है, तो आप परमाणु का द्रव्यमान का योग आज तक कभी नहीं पूछा, इतिहास गवाह है 20 साल में कभी नहीं आया। हाँ, क्या आता है फिर, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ये आते हैं कि H2O का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो कैसे निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, ये मैं आपको बता दूंगा कि आणविक द्रव्यमान कैसे फाइंड होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, पहले आणविक द्रव्यमान आ गया, आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है परमाणु के द्रव्यमानों का योग, परमाणु के द्रव्यमानों का योग। और सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र द्रव्यमान भी बिल्कुल वही होता है, परमाणु के परमाणुक द्रव्यमान का योग। सेम डेफिनेशन है, आणविक द्रव्यमान का मतलब ये होता है परमाणु के द्रव्यमानों का योग, और सूत्र द्रव्यमान का मतलब ये होता है परमाणु के द्रव्यमानों का योग। दोनों की डेफिनेशन सेम है, तो कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग नाम है। अब ये फाइंड कैसे होता है, क्योंकि आज तक ये तो कभी नहीं आया, दोनों आते क्या है, आते ये हैं कि H2O का आणविक द्रव्यमान निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे, H बच्चों, H का द्रव्यमान 1 होता है, H का द्रव्यमान कितना होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि H2 लिखा हुआ है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ठीक है, अब क्या है O एक बार है,
O का द्रव्यमान होता है 16, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। दोबारा सुन लो, H का द्रव्यमान होता है 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, H का काम खत्म। फिर प्लस O का द्रव्यमान होता है 16 और 1 क्यों लगाया, क्योंकि ये एक बार है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 16 1 जा 16, 16 एकम 16, 16 और 2 18। तो आप 18 पे टिक करके आओगे। ऐसा किसी का भी आपसे आणविक द्रव्यमान पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखो। तो आणविक द्रव्यमान निकालना आपने सीख लिया। क्या सीखा आपने कि अगर किसी का भी आणविक द्रव्यमान निकाला तो हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 1, दोनों को प्लस कर दो 18। ऐसी देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। क्या लग गया, N का द्रव्यमान होता है बेटा 14 और N कितनी बार है, एक बार। भाई कुछ नहीं लिखा तो एक, सबका मान लीजिए, हम सबका मान लीजिए, कुछ नहीं तो एक होगा यहां। तो 14 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, 14 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे। देखो मैंने यही करा, पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया। N का द्रव्यमान 14 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि N एक बार है। N खत्म। अब आते हैं H। अभी H का बताया था, H का कितना होता है 1 और 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से। H का द्रव्यमान होता है 1 की मल्टीप्लाई 3 से। देखो मैंने यही करा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी। तो 14 ये हो गए, 3 ये हो गया, 14 और 3 17 जो होगा, 17 पे टिक करोगे। तो सर जी क्या सबके आणविक द्रव्यमान पूछ सकता है? जी हां, किसी का भी आणविक द्रव्यमान आपसे पूछ सकता है। हाँ, लेकिन आपको एक चीज फायदा है, मुस्कुरा दीजिए इस बात पे, एक चीज फायदा है। क्या सर जी? हमें द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया होता है कि N का द्रव्यमान 14 होगा, H का द्रव्यमान 1 होगा, ये सब हमें दिया होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। N 14 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि N एक बार है, प्लस H 1 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि H की 1 होती है, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 17 आंसर। चलिए अब आप नाराज ना हो जाए तो एक और बता देता हूं बेटा, नाराज होने वाली बात नहीं बेटा, गुस्सा नहीं होना, एक और बता देते हैं। कैसे बताएं? Ca कैल्शियम, कैल्शियम का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया होगा, घबराओ मत, क्वेश्चन में दिया होगा। कैल्शियम का द्रव्यमान होता है बेटा 40 और 40 कितनी बार? एक बार, क्योंकि कैल्शियम एक है, यहां कुछ नहीं है। तो 40 की मल्टीप्लाई 1 से, देखो यहां पर 40 की मल्टीप्लाई 1 से, खुद भी कर सकते हो आप। क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5, उसकी मल्टीप्लाई 2 से। क्लोरीन का मास आपको एग्जाम में दिया होगा 35.5, उसकी मल्टीप्लाई 2 से। तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 35.5 से, यही तो बताया था आपको। 40 की मल्टीप्लाई 1 से और 35.5 की मल्टीप्लाई 2 से। देखिए दोनों को प्लस कर दिया, तो ये 40 की 1 से करोगे 40 आएगा, 35.5 की 2 से करोगे 71 आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ गया 111। तो ये जो 111 होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बेटा गलती से लिख दिया बेटा, ये आपका 111 जो है, ये लिखा हुआ ना सही, ये 111 आप उस पर टिक कर दोगे, ठीक है। चलिए आई होप आपको आणविक द्रव्यमान निकालना आ गया होगा। आगे बढ़ते बेटा मोल। अब ये मोल क्या है? मोल होता है परमाणुओं की संख्या, याद रखोगे, परमाणुओं की संख्या। किसी स्पीसीज, परमाणु, अणु, आयन तथा कण, इनकी जो संख्या होती है उसे हम मोल कहते हैं। सर जी कुछ समझ में नहीं आया, चलो समझाता हूं एग्जांपल से। आप दुकान पे जाते हो और बोलते हो 1 दर्जन पेन दे दो, तो 1 दर्जन पेन का मतलब क्या है? दुकानदार क्या करेगा? आपको 12 पेन दे देगा, यही तो करते हो। 1 दर्जन का मतलब 12 होता है ना। ऐसा ही मोल, मोल शब्द यूज होता है परमाणुओं के लिए। अगर मैं दुकान वाले से बोलूं 1 मोल दे दो, तो पता है आपको कितने कॉपी देनी पड़ेगी? उसे इतनी कॉपी देनी पड़ेगी। तो हम नॉर्मल लाइफ में मोल का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मोल डिनोट होता है परमाणु, और परमाणु को तो हम देख ही नहीं सकते। जब देख ही नहीं सकते तो खरीदोगे कैसे? तो परमाणु की संख्या, अणु की संख्या, आयन की संख्या, कणों की संख्या, इन सब की जो संख्या होती है उसको हम मोल बोलते हैं। क्लियर हो गया? जैसे दर्जन 12 होता है, वैसे परमाणु की संख्या को मोल कहते हैं। अब 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 1 मोल की वैल्यू ये आपके सामने लिखी, और यही आता है, मैं आपको साफ कह रहा हूं। इनमें से कभी आज तक नहीं पूछा मोल क्या है। क्यों पूछेगा भाई? वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैंने भी समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझा सकूं। मुझे पता है क्वेश्चन में बस ये आता है कि 1 मोल का मान बताइए, तो 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये जो 1 मोल की वैल्यू है इसका एक नाम भी है, इसको बोलते हैं बेटा एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो संख्या। इसे एवोगैड्रो
कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू आपको बता चुका हूं, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है और इसको Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। मोल का मतलब क्या होता है? परमाणु की संख्या। एक मोल की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। देखो कितना लिंक से पढ़ रहे हो आप, इस चीज को आप समझो, कितना लिंक से पॉइंट टू पॉइंट जोड़कर पढ़ रहे हो कि परमाणु की संख्या मोल है, एक मोल की वैल्यू ये होती है, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसको हम Na से डिनोट करते हैं। लिंक हो गया, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। मोलर द्रव्यमान। ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान। एक मोल अणुओं का द्रव्यमान, जो एक मोल होगा ना, एक मोल, उनके अणु जितने होंगे उनका द्रव्यमान जो होगा, एक मोल में जो अणु होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा उसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और मोलर द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है बेटा, वो ये होता है ग्राम पर मोल, ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति मोल। अब लास्ट में आपको 4 फॉर्मूले याद करने हैं, फिर 4 फॉर्मूले याद करने के बाद नमस्ते हो जाएगी इस चैप्टर की और आपका डे 3 अच्छे से खत्म हो जाएगा। इससे बाहर कभी आज तक नहीं आया एटम्स के ऊपर। अब नेक्स्ट चैप्टर भी एटम्स के ऊपर है। 2 चैप्टर एटम्स के 2 पार्ट है, ये छोटा पार्ट था, वो वाला एटम्स का चैप्टर थोड़ा इससे बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल की संख्या क्या होता है? मोल की संख्या का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा एग्जाम में, कुछ नहीं पूछेगा आपसे। तो फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। किसी भी मोल निकालने का, मोल की संख्या कितने मोल है, तो मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। याद हो जाएगा, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। इस वाले फॉर्मूले पे टिक कर देना एग्जाम के अंदर। ऐसे ही मोल की संख्या का एक और फॉर्मूला होता है, हो सकता है ये ऑप्शन में ना हो, क्या कर लोगे फिर? वहां रोने बैठ जाओगे तो नहीं ना। तो ये ऑप्शन ना मिले बेटा तो ये ऑप्शन ढूंढ लेना, क्या? कणों की दी गई संख्या बटे एवोगैड्रो नंबर। कणों की दी गई संख्या बटे एवोगैड्रो नंबर। तो मोल की संख्या के कितने फॉर्मूले होते हैं? दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान पहला, और कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो नंबर दूसरा। तो 2 फॉर्मूले। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में कि ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन उस पर टिक कर देना, जय माता दी करके। आगे आता बेटा परमाणु की संख्या। अब परमाणु की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? परमाणु अब निकालोगे ना कितने परमाणु हैं, परमाणु कितने हैं आपसे अगर पूछ ले कि भाई किसी पदार्थ में कितने परमाणु हैं, परमाणु की संख्या बताओ, तो वैज्ञानिक कैसे निकालेंगे परमाणु की संख्या? वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर वही है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आप यहां लिख सकते हो। तो बेटा परमाणु संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इनटू में एवोगैड्रो नंबर। ऐसे आपसे पूछ सकता है अणुओं की संख्या। ये क्या था? परमाणु की संख्या, ये है अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अणुओं की संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इनटू में एवोगैड्रो नंबर। सेम फॉर्मूला है, दिया गया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, एवोगैड्रो नंबर। तो याद करने में भी आसानी होगा। तो परमाणु की संख्या पूछे तो भी यही फॉर्मूला, अणुओं की संख्या पूछे तो भी यही फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो ये था आपका डे 3 का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। और कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ लेना। बहुत अच्छे से तैयारी करो बेटा, ताकि आपकी रैंक एक बार में आए और बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिले। मेरी तरफ से आपको बेटा बेस्ट विशेष।